बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the topic derivation of radius of nth orbit of an atom। ठीक हो गया ना जी। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिटरमिन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एन एटम की जगह पे हाइड्रोजन एटम भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। बेटा जी एक्सप्रेशन से मुराद मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना जी, मैथमेटिकल इक्वेशन। और एक बात ज़रा पहले कि आपने ये सारा लेक्चर कागज़ पे नोट करना है, ठीक हो गया ना जी। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ साथ साथ नोट करते जाएं, हर चीज़ नोट हो जानी चाहिए और जो आपने नोट कर लेना है वही याद करना है, किताब वाला याद नहीं करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है कैन बी ऑफ nth ऑर्बिट कैन बी डिराइव्ड यानी कैन बी डिटरमिन्ड बाय बोहर्स थ्योरी। तो एज कुछ इस तरह से, सपोज एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E, फर्ज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज E माइनस है इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, वो इस nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑफ चार्ज Ze प्लस, जिसका चार्ज कितना है Ze प्लस है। तो ऑफ एन एटम, एक एटम के, वेयर Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E प्लस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ठीक हो गया ना जी। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, E प्लस है, तो 5 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, 5 इंटू E प्लस, तो 5 क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक हो गया ना जी। तो बहरहाल जी जो है, अब जरा देखें, लेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m एंड v इज द वेलोसिटी विद विच इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो v वेलोसिटी है जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। देखिए इस v वेलोसिटी से वो बाहर को जाएगा, इस v वेलोसिटी से बाहर को जाएगा, इस v वेलोसिटी से वो तो बाहर को इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा। जब वो इस जगह पे पहुंचेगा, हरकत करता हुआ यहाँ पे पहुंच करके यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस तरह से यहाँ पे पहुंचेगा तो बाहर को जाएगा। तो फिर उसको बाहर जाने से कौन रोकता है, उसको रोकता है Fe। कौन रोकता है, Fe बेटा जी। Fe क्या है, Fe मैंने लिखा है, Fe क्या है बेटा जी, Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ के मुताबिक F is equal to K Q1 Q2। एवरी वन ऑफ अस नो Q1 क्या मैंने कर दिया, Q1 लेट्स सपोज जो है वो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया ना जी। और याद रखिएगा बेटा जी, मैंने E प्लस क्या बताया है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज। ठीक हो गया ना जी। K क्या होता है, कॉलम्स कांस्टेंट, और यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट हमने किसके बराबर किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या बोला मैंने, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। बेटा परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी होता है आर पार गुजरना, आर पार गुजरना। ठीक है ना जी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में किस चीज में से गुजर रही है, आप कहेंगे सर एयर मीडियम में, यहाँ पे एयर मीडियम से मुराद हमने वैक्यूम लिया है। ठीक हो गया ना जी। तो मीडियम बदलेगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदलेगी। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वाटर हो तो फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और होगी। इस तरह से ये बात है। ठीक हो गया ना जी। बहरहाल एयर के लिए जो है, एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा जी क्या है, 8.84 इंटू 10 पावर -12 कॉलम स्क्वायर जॉल इनवर्स और जॉल इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक हो गया ना जी, जॉल इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके यूनिट्स और वैल्यू याद कर लेनी है, ये एमसीक्यूज में आती होती है।
तो अब बेटा जी हमारे पास, मैं इसको कर लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक हो गया ना जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असल में इलेक्ट्रॉन को अंदर को पुल कर रही है, तो वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री यहाँ पे वो किसको, असल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसको बैलेंस कर रही है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है, उसके बराबर फोर्स लग रही है। सेंट्रीफ्यूग देखिए, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर को पुल करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ से मूव करने से रोकती है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर को जाना चाहता है, लेकिन जो 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 है वो बेटा जी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर को खींच रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको मैंने यहाँ पे Fc का नाम दे दिया है, ठीक हो गया ना जी। तो जो वो क्या होगी? Fc न्यूटन के मुताबिक Fc किसके बराबर होगा? mv² ठीक है जी, जिसमें m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यानी सर्कुलर पाथ। तो बेटा जी क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुहैया कर रही है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या जी? Fe इज इक्वल टू Fc। तो Fe किसके बराबर है? Fe किसके बराबर है? अगर हम यहाँ पे अब सारी वैल्यूज को पुट कर लें तो Q1 की वैल्यू क्या थी जी? K1 की वैल्यू क्या थी जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया ना जी। Q1 की वैल्यू क्या थी? मल्टीपल ZE प्लस, और फिर Q2 कौन है? E माइनस है, ठीक हो गया ना जी। और नीचे R स्क्वायर ही आ गया। तो अब हमारे पास Fe की वैल्यू क्या बन गई है? ZE, देखिए मैंने दोनों E को मल्टीप्लाई कर लिया, E स्क्वायर हो गया, और जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीपल करके ऐसे इक्वल टू किसके बराबर हो गया? इक्वेशन 2 के मुताबिक जो है mv² के बराबर हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो अब यहां से हम देखें, इधर है R स्क्वायर और इधर क्या है? ये R स्क्वायर था, इधर भी इधर R स्क्वायर है। हमने इधर से, अब अगर मैं इस R को कैंसिल कर दूं, ठीक हो गया ना जी। अगर मैं इस R को कैंसिल कर दूं तो इधर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मेरे पास फाइनल रिलेशन क्या बन जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू mv²। तो बेटा जी, या दूसरे लफ्जों में हम इसको रीअरेंज करें तो फिर यूं भी लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू ये देखें, ये R इधर चला गया, mv² इज इक्वल टू ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें सिर्फ क्या चाहिए? R चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? R। तो R की वैल्यू फिर किसके बराबर हो जाएगी भाई? ZE², मैंने एक स्टेप बढ़ाई कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे, इनटू mv²। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 जो है, इसकी मदद से हम R क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक हो गया ना जी। हम इस इक्वेशन की मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। लेकिन ठीक है, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? बोहर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, ठीक है जी, बोहर्स थ्योरी के मुताबिक, एक तो ये पहले ये जरा नोट कर लें कि यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v², यानी जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक हो गया ना जी। और जितना वो दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो अब बेटा जी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, टू रिमूव V फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना जी। इक्वेशन 3
यूज फोर्थ पोस्टुलेट और बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी का चौथा पोस्टुलेट का इस्तेमाल करें। क्या था? MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। अब बेटा जी इसमें V अकेला चाहिए हमें, क्योंकि हमें अकेला V की वैल्यू को है, तो NH ओवर 2 पाई MR इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं? स्केयर ले रहा हूं। इधर मैंने V का स्केयर ले लिया और इधर NH ओवर 2 पाई MR का भी स्केयर ले लिया। तो V स्केयर किसके बराबर हो गया? N स्केयर H स्केयर ओवर 4, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 4, और पाई का स्केयर पाई स्केयर, M स्केयर और फिर R स्केयर। ठीक हो गया जी। अब ये बेटा जी मेरे पास है इक्वेशन 4। ठीक हो गया, ये है इक्वेशन 4। तो बेटा जी ये MVR याद है ना जी, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, अब यहां से हम क्या करते हैं, दोबारा इस साइड पे आ गए जी। तो जरा देखें, ये मैं सारा रेज कर दूं। लो जी, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ V स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 बेटा जी पहले लिख लें। इक्वेशन 3 क्या थी? R इज इक्वल टू ZD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और MV स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ZD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M। अब जरा देखें V स्क्वायर की वैल्यू पुट होने लगी है। क्या जी? V स्क्वायर की वैल्यू, V स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर और M स्क्वायर, फिर क्या है? R स्क्वायर। ठीक हो गया ना जी। तो इसमें हम किस किस को कैंसिल कर सकते हैं? 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, M से ये M का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक हो गया ना जी। R इज इक्वल टू, बेटा जी पीछे क्या बच गया है? ZD स्क्वायर, इधर से सिर्फ बच गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया जी। और ये इससे मल्टीपल भी हो रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट किससे मल्टीपल हो रहा था? ठीक हो गया ना जी। V स्क्वायर की जगह पे हमने ये सारा कुछ रखा ना जी, किसके साथ मल्टीपल हो रहा है? N स्क्वायर के साथ और H स्क्वायर के साथ। नीचे अब क्या बच गए हैं? जो है वो नीचे बच गया जी, ये पाई बच गया है, एक M बच गया है और एक R स्क्वायर बच गया है। इसको जरा रीअरेंज कर लें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ZD स्क्वायर, ठीक है ना जी, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, और ये वाला पाई M R स्क्वायर किधर चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, पाई M R स्क्वायर। तो बेटा जी अब जरा हम फाइनली कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या जी? ZD स्क्वायर, जरा मैं इसको ऐसे लिख लूं ताकि ZM E स्क्वायर वही सारा कुछ है। तो जो है, अच्छा जी, तो ZE हाँ जी, ZD स्क्वायर, तो ये बेटा जी हमारे पास ME और पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक हो गया ना जी। अब जरा यहाँ पे देखिए, इधर भी R है, इधर अगर मैं इस R को कैंसिल कर दूं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, लेकिन इधर क्या बचेगा? 1। तो फिर बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसके लिए मैं ये करता हूं कि पहले इसको उठा के इधर ले आता हूं। R मल्टीपल एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू ZME स्क्वायर पाई R स्क्वायर। अब मैंने इधर से R कैंसिल किया और इधर से ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया ना जी। तो
दो आर है ना, इधर इधर से मैंने कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास ये आर बच गया है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जी एम ई स्क्वायर पाई आर। ठीक हो गया। अब यहां से फिर दोबारा इस आर को हमें मालूम करना है, आर इज इक्वल टू, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, ये सारे इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना जी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई स्क्वायर और पाई। बेटा जी यही आर जो है वो किसके बराबर है, आर एन के। आर एन क्या था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक हो गया ना जी, एक एटम का आर एन। तो हम यहां पे फिर आर एन इज इक्वल टू उसको ही, ये इक्वेशन, ठीक है ना, इसी को जरा रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, या चलिए ऐसे कर रहे हैं एन स्क्वायर, और आपकी किताब के मुताबिक लिख देते हैं। ठीक है ना जी, एन स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाता है जी, उन्होंने पहले ऐसे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा नीचे, पाई एम जी ई स्क्वायर, पाई एम जी ई स्क्वायर। तो ये बेटा जी आपकी किताब के मुताबिक जो है वो इक्वेशन आ जाती है। आपकी किताब में इक्वेशन 12 है। तो अब हमें देखें एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एन की वैल्यू, पहले ऑर्बिट का रेडियस, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, आपने ऑर्बिट का नंबर सिर्फ लगाना है। और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, और एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट, जी हाइड्रोजन एटम है तो 1 आ जाएगा, हीलियम है तो 2 आ जाएगा। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। तो अब बेटा जी यहां से इसको जरा ना थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें, इसको और रीअरेंज कर लें, हमें सहूलत रहेगी। एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइड बाई जी पाई एम ई स्क्वायर। अब आप जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो वेरिएबल्स हैं उनको बिल्कुल इस साइड पे कर लिया है, ये न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये सारे कांस्टेंट लैदा कर दिए हैं। फैक्टर, फैक्टर देखें कौन सा फैक्टर, क्या जी, फैक्टर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। देखें जी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और इट्स वैल्यू एंड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। ये इसकी ये कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। ठीक हो गया ना जी। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन। याद रखें मैंने पहले भी बताया हुआ, एक एंगस्ट्रॉन 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो अब बेटा जी हमारे पास इक्वेशन 4 फिर इक्वेशन 5, असल में आपको ये याद करनी है, याद रखना है। इक्वेशन 4 और 5 स्पेशली जो है वो खास तौर पर ये इक्वेशन 5 आपने याद करनी है। इसकी मदद से आपको न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। तो अब जरा तवज्जो करें कि हमने जो है वो इक्वेशन 5 में जो कांस्टेंट फैक्टर्स थे, एप्सिलॉन नॉट, प्लस कांस्टेंट, पाई एम, उन्हीं की सब की वैल्यूज पुट करके ये निकाल लिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर जी इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक हो गया ना जी। यानी एटॉमिक रेडियस किस में मैयर होगा, एंगस्ट्रॉन में मैयर होगा। एटॉमिक रेडियस किस में मैयर होगा, एंगस्ट्रॉन में। तो बेटा जी आप जरा जो है यहां पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मतलब वैसे तो यही ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जी एंगस्ट्रॉन, ये बन गई हमारी इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 जो है वो एक्सप्रेशन है,
ठीक है ना, जिसके जरिए से जो है वो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है ना जी, बाय इक्वेशन 6, बल्कि इक्वेशन की जगह पे यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है ना जी, बाय अबव एक्सप्रेशन, बल्कि आप लिख लें बाय इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 we can derive the radius of nth orbit of an atom of atomic number Z। ठीक हो गया ना जी। अब बेटा जी लेट्स सपोज आपके पास एटम कौन है, हाइड्रोजन है, बस थोड़ा सा रह गया टॉपिक बेटा जी, यहां से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। लेट्स सपोज आपके पास अब लेट दी एटम इज हाइड्रोजन, ठीक है ना जी, एटम कौन है, हाइड्रोजन है, लेट दी एटम इज हाइड्रोजन, देन Z इज इक्वल टू 1, Z की वैल्यू क्या हो जानी है 1, तो देन इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 6 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, Rn इज इक्वल टू 0.529, ठीक होगा ना जी, n स्क्वायर ओवर Z, यूनिट क्या था एंगस्ट्रॉन, यूनिट क्या था एंगस्ट्रॉन, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर लिख देता हूं, एक एंगस्ट्रॉन 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो बेटा जी जो है Rn इज इक्वल टू 0.529, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है 1 है, तो n स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉन, तो अब Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, Rn R1, ठीक होगा ना जी। अब देखिए मैंने n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे भी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, R1 0.529, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट, अगर आपने ऑर्बिट सेकंड ले लिया है तो भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिर R2 0.52, ये हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट का हम रेडियस निकाल रहे हैं। आप कह सकते हैं, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ऑर्बिट कहां से आ गया, भाई बोहर्स थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा ऑर्बिट्स में रह सकता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है या उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। आपने हाइड्रोजन एटम ऐसी स्टेट में लिया हुआ है कि उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, और उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, सेकंड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, तो भाई वो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा, पहले में नहीं रहेगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन, इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट नहीं है, ठीक है ना जी। यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भी रह सकता है, अगर पहले में नहीं होगा तो फिर वो दूसरे में होगा, पहले और दूसरे के दरमियान में किसी जगह पे नहीं होगा, ठीक है जी। वो तीसरे में भी रह सकता है, लेकिन ना फिर पहले में है ना दूसरे में है, क्यों, क्योंकि वो एनर्जाइज हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन ने यानी उस हाइड्रोजन एटम ने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है कि अब उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, और इसलिए वो तीसरे में पाया जा रहा है। तो बेटा जी दूसरे ऑर्बिट का रेडियस हम निकाल रहे थे, हमें जस्ट n स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है 2 स्क्वायर और एंगस्ट्रॉन, तो बेटा जी आपकी जो है वो कैलकुलेशंस करने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है 2.111 एंगस्ट्रॉन, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से आप जो है वो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक हो गया ना जी। तो फिर R3 किसके बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू सॉरी n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉन, तो R3 बेटा जी किसके बराबर आ जाता है 13.22 एंगस्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि पहले ऑर्बिट के मुकाबले में दूसरा ऑर्बिट जो है वो 4 गुना फासले पर है, और तीसरा ऑर्बिट 9 गुना फासले पर है पहले ऑर्बिट के मुकाबले में। तो बेटा जी इसी तरह से R4 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी।
R4 की वैल्यू जो है वो आती है, एक मिनट, ये N1 N2 N3, R3 की वैल्यू है, सॉरी, R3 की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के बाद 4.75 एंगस्ट्रॉन, और R4 की वैल्यू जो है वो इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने की है, तो वो आती है 8.4 एंगस्ट्रॉन, और इसी तरह से R5 की वैल्यू जो है वो क्या आती है, R5 की वैल्यू आती है 13.22 एंगस्ट्रॉन। तो ये बेटा जी, तो ये इस तरह से चल रहा है। अगर आप देखें डिफरेंसेस निकालेंगे ना, ये R2 माइनस R1, ठीक है ना जी, तो R2 जो है वो कंपैरिजन, यहां से एक छोटा हेडिंग है आपकी किताब के अंदर, तो कंपैरिजन जो है ऑफ रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये हेडिंग आप बना लेंगे। और इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे जो है वो हम पहले दो ऑर्बिट्स के दरमियान में जो गैप है वो स्मॉलर है, और फिर अगले तीसरे और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान में गैप में इसी तरह से जो है वो चौथे और तीसरे ऑर्बिट के दरमियान में, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटा जी जो है द सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एंड थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स अवे जो है न्यूक्लियस से, और इसी तरह से जो है सिमिलरली इन द 16 जो फोर्थ ऑर्बिट जो है वो पहले ऑर्बिट से 16 गुना फासले पे है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।